वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 30। इसमें हम पढ़ेंगे लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन और ग्रुप डी में आए हुए जीके एंड साइंस के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल आयरन, टोस्टर आदि विद्युत उपकरणों के तापन तत्व बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसमें 80% निकिल होता है, ठीक है, निकल होता है, 20% क्रोमियम होता है, क्रोमियम। इसका उपयोग करते हैं हम हीटिंग एलिमेंट के लिए, जैसे हीटर की कॉइल हो गई, टोस्टर की कॉइल हो गई, आयरन की कॉइल हो गई, तो इसमें हीटिंग एलिमेंट में नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। और इसको उपयोग क्यों करते हैं हमें बताना है, तो हम एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। नाइक्रोम आसानी से नहीं जलता है, तो बिल्कुल जो नाइक्रोम का गलनांक होता है ये बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण ये लाल गर्म हो जाता है, लाल गर्म हो जाता है लेकिन जलता नहीं है, ठीक है, और पिघलता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, तो ये भी एकदम करेक्ट है। जो नाइक्रोम है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होता है, इतने गर्म टेम्परेचर पर भी ऑक्सीकृत नहीं होता है। जो ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, पाउडर बन जाता है, लेकिन ये ऑक्सीकृत नहीं होता है। नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता है, ठीक है, जो प्रतिरोधकता होता है वो तो क्या होता है, आर रो एल बाय ए होता है जिसमें, तो इसमें जो रो होता है इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। यदि प्रतिरोधकता ज्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, उससे वो ज्यादा हीट कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी होती है आई स्क्वायर आर टी, आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये तीनों ही ऑप्शन कैसे हैं, करेक्ट है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सारे विकल्प, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मुख्य आघात तरंगों से पहले खालिस्तान तरंग उत्पन्न करता है जो कुछ जानवरों को सचेत कर देती है। तो जब भूकंप आता है तो उससे पहले कुछ तरंगे आती है जिससे कुछ जानवर उनको सुन के क्या हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, या उन्हें पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं भूकंप कैसे आता है। तो भूकंप आता है जो पृथ्वी के अंदर की चट्टानें हैं, पृथ्वी की चट्टानें, चट्टानों में विस्फोट होगा, विस्फोट होगा, या प्लेटें खिसकेगी, प्लेटें खिसकेगी, तो इससे भूकंप आता है। तो इसके कारण क्या होता है कि बहुत ही कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे निकलती है, कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंग, जिसको मनुष्य नहीं सुन पाते लेकिन कुछ जानवर सुन पाते हैं, इसे बोलते हैं अपश्रव्य तरंग, अपश्रव्य, या बोलते हैं इंफ्रासाउंड, इंफ्रा साउंड तरंगे। ये तरंगे निकलती है कब, जब भूकंप आता है पृथ्वी की चट्टानें, और ये ट्रेवल कहाँ करती है, तो ट्रेवल करती है पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर और सतह पर, सतह पर। इन्हें इंसान तो नहीं सुन पाते लेकिन कुछ जानवर सुन पाते हैं, तो इन्हें माइक्रोफोन में रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इन तरंगों का पता लगाया जाता है सिस्मोग्राफ का उपयोग करके, सिस्मोग्राफ का उपयोग करके पता लगाया जाता है। भूकंप का पता कैसे लगाया जाता है, सिस्मोग्राफ का उपयोग करके। और ये जो तरंगे होती है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। इसमें होती है पी तरंगे, पी तरंगे, ठीक है। इसके बाद होती है एस तरंगे, एस तरंगे। इसके बाद होती है लव तरंगे, लव तरंगे। और होती है रेले तरंगे। तो जब भी भूकंप आता है तो कितनी तरंगे, 4 प्रकार की तरंगे आती है। और इन सभी तरंगों में जो पी तरंग होती है, इसकी स्पीड जो होती है, इसकी चाल जो होती है बाकी की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है, इसकी पी तरंगे जो होती है इनकी, तो जो है ये सबसे पहले पहुंचती है कहीं भी, ठीक है। इन तीनों तरंगों की कंपैरिजन में सबसे पहले पहुंचती है कहाँ पे, हम नाप रहे हैं सिस्मोग्राफ पे, सिस्मोग्राफ पर, और हमें पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, जानवरों को सचेत करती है कौन सी तरंग होगी, वो ही श्रव्य या इंफ्रासाउंड, एक कम आवृत्ति की तरंग होती है जो मनुष्य तो नहीं सुन सकता लेकिन कुछ जानवर सुन सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, जिसमें हम डैम से पानी जमा करके उससे बिजली बनाते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसमें कौन सी ऊर्जा का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं हमें बताना है। तो डैम में क्या होता है कि हम पानी भरते हैं, जब पानी भरता है और उसकी हाइट बढ़ती है तो उसमें स्थिति के कारण एक ऊर्जा आ जाती है, उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और उसका मान होता है एम
जी एच, एम यहाँ मास हो गया, जी यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण हो गया और एच यहाँ पे हाइट होगी, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब डैम भरता है हमारा, इससे हम पानी को छोड़ते हैं नीचे की ओर, ठीक है। तो ये नीचे की ओर स्पीड से आता है और टरबाइन पर टकराता है, टरबाइन घूमती है और उसके कारण हमें बिजली मिलती है जो कि जनरेटर को घुमाती है। तो ये जो स्थिति होती है, इसके कारण जो ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर इन अ टॉल रिजर्वायर। जो ऊंचे जलाशय होते हैं, जो उसमें एमजीएच होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा, उससे हम इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अपने जीवन काल में केवल एक बार फूल और फल लगते हैं? तो ऐसे पौधे जिसमें अपने जीवन काल में एक बार फल और फूल लगते हैं उन्हें बोलते हैं मोनोकार्पिक, ठीक है। मोनोकार्पिक बोलते हैं। तो मोनोकार्पिक क्या हो गया? ऐसे पौधे जिसमें अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार फल और फूल लगेंगे, उसके बाद वो मर जाएंगे, तो उनको बोलते हैं मोनोकार्पिक। और जो ऐसे पौधे होते हैं उसमें आता है केले का पौधा। जो केला होता है वो अपने जीवन काल में एक बार उसमें फल लगेगा और एक बार ही उसमें फूल भी लगेगा और उसके बाद वो मर जाएगा। इसके अलावा और यदि हम एग्जाम्पल देखें तो एक तो हो गया हमारा केला, केला, और हो गया बांस, ठीक है। इसके बाद हो गया गेहूं, हो गया चावल। ये सिर्फ एक बार फल और फूल लगते हैं इनमें, उसके बाद में ये मर जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बनाना, केला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, ये 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा, निशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, अनिवार्य शिक्षा का। और ये जो संविधान संशोधन था हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये आया था। ये काय का अधिकार दे रहा है? राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश राशि का एक उदाहरण है। तो ऐसी राशियां जिनको दिखाने के लिए हमें परिमाण और साथ में दिशा की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं हम सदिश राशि। और जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं हम अदिश राशि, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो राशियां उनको देखते हैं हम लंबाई। तो लंबाई जो होती है उसको दिखाने के लिए सिर्फ हमको परिमाण की आवश्यकता होती है, लंबाई। कितनी दूरी है उसको हम बता देंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? एक अदिश राशि हो गई। यहाँ लिख देते हैं, ये हो गई अदिश और ये हो गई सदिश। नेक्स्ट देखते हैं हम स्पीड। चाल मतलब भाई कोई कितना 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो इसमें भी हमें दिशा दिखाने की जरूरत नहीं है, तो स्पीड से भी क्या होगी? एक अदिश राशि होगी। डिस्टेंस, दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है, तो इसमें भी दिशा दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूरी इधर से भी उतनी, उधर से भी उतनी है, ठीक है। जैसे कितनी होगी भाई? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 किलोमीटर है, तो ये भी क्या होगी? एक अदिश राशि। लेकिन जब हम मोमेंटम की बात करें, संवेग की, तो संवेग जो हमारा होता है, संवेग, इसको लिख सकते हैं हम P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और एक क्या है? एक सदिश राशि है, इसमें हम परिमाण के साथ साथ हमको दिशा भी बताना पड़ता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगदैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये बना हुआ है ये क्या है? एक वेव फॉर्म है। तो इसके जो दोनों हाईएस्ट पीक होते हैं इनके बीच की दूरी, क्रमागत जो हाईएस्ट पीक होते हैं, इसको बोलते हैं हम वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, फिर दूसरा होता है कि दो नीचे डाउन में जो आते हैं इनके बीच की, यहाँ एक नेक्स्ट आगे होगा तो इनके बीच की दूरी हम ले सकते हैं, तो ये भी क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होती है हमारी या वेवलेंथ होती है। तो इनके बीच की दूरी की बात कर रहे हैं हम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है? इसकी यूनिट हो जाती है मीटर। तो जो हमारी तरंग दैर्ध्य होती है उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। और यहाँ पे जो दिया हर्ट्स, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी की यूनिट, फ्रीक्वेंसी की। किलोग्राम हो गई मास की यूनिट, ठीक है। और जो सेकेंड हो गई है टाइम की यूनिट होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? मीटर होती है हमारी वेवलेंथ की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर वुड्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जो टाइगर वुड्स है ये हमारे गोल्फ के एक महान प्लेयर है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के धड़ के ऊपर रीढ़ की हड्डी में वृद्धि होना खालिस्तान कहलाता है। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ये हमारे मस्तिष्क से लेके हमारे पीठ के निचले भाग तक होती है और ये विभिन्न हड्डियों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और इनमें जो वृद्धि होना, जो धड़ के ऊपर वृद्धि होना, उसको हम क्या बोलते हैं? टैल बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया? तो जो सतत विकास शब्द है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है 1987 में अस्तित्व में आया। तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे ग्रो हार्लेम ब्रुनलैंड, जिनकी जो एक रिपोर्ट थी हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर, इसके तहत ये आया था सबसे पहले अस्तित्व में सतत विकास। और जो सतत विकास है इसके तहत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इनको निर्धारित किया गया है। ये गोल 2015 से 2030 तक के लिए निर्धारित है। इसमें 17 गोल आते हैं टोटल, 17 लक्ष्य रखे गए हैं। किसने रखे हैं? तो संयुक्त राष्ट्र ने रखा है ये, संयुक्त राष्ट्र ने। और उसके जो 17 गोल है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे जो गोल है जैसे इसमें गरीबी हटाने की बात की गई है, हंगर की बात की है, मेडिसिन की बात, शिक्षा की बात, तो इस टाइप से 17 गोल रखे गए हैं जो कि 2030 तक पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के खालिस्तान में रहता है। तो जो एक परमाणु होता है तो परमाणु में एक होता है नाभिक, नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और कक्षा में चारों ओर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का योग होता है, तो बनता है मास नंबर या उसका मास होता है। तो मास कहाँ पे हुआ? इसके नाभिक में हुआ, नाभिक में। तो किसी भी परमाणु का मास उसके नाभिक में होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कुसुम कार्यक्रम लॉन्च किया? तो जो कुसुम कार्यक्रम है इसका फुल फॉर्म होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसके तहत जो किसान होते हैं उनको ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना होता है, ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना है, मुहैया कराना होता है। इसके तहत क्या होता है कि जो किसानों की डिपेंडेंसी होती है पेट्रोल पर, डीजल पर, मिट्टी तेल पर, इसको कम करना है। इसके तहत किसानों को सोलर पंप दिए जाते हैं, सोलर पंप मुहैया कराए जाते हैं सब्सिडी पर, ठीक है। तो इससे इनकी ऊर्जा सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण खालिस्तान होते हैं। तो जो सजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं उनके रासायनिक गुण और कुछ भौतिक गुण कैसे होते हैं? समान होते हैं। जो रासायनिक गुण और भौतिक गुण कैसे होते हैं? उनके समान होते हैं, जो समान सजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक पोटेशियम सल्फेट में उपस्थित तत्व कौन से हैं? तो जब हम पोटेशियम सल्फेट की बात करेंगे तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। तो इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं हमें बताना है। तो यहाँ पे पहला तत्व कौन सा हो गया? यहाँ हो गया पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया यहाँ पे? एस से हो गया हमारा सल्फर, सल्फर, और ओ से हो गया हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो इसमें कौन से तत्व हो गए? इसमें हो गए पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। पोटेशियम भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शन यार, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव द्वारा अपने बीच से गतिशील वस्तुओं पर कौन सा बल लगाया जाता है? जो द्रव द्वारा अपने बीच से गतिशील वस्तु पर जो बल लगता है उसको बोलते हैं हम क्या? ड्रैग फोर्स है। जैसे एक कोई वस्तु है इस साइड गति कर रही है और द्रव के द्वारा इसमें इस साइड एक फोर्स लगाया जाता है जो फ्लूइड फ्रिक्शन या घर्षण या ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं इसको, घर्षण बल होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल लगाया जाता है जो कि गति का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान झारखंड की आधिकारिक भाषा है, आधिकारिक भाषा जो है झारखंड की वो है हिंदी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अघुलनशील आहार फाइबर का एक उदाहरण है? तो जो अघुलनशील आहार फाइबर है तो ऐसे फाइबर जो पानी में नहीं घुलते हैं, पानी में नहीं घुलते, और ये हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं, पाचन तंत्र को स्वस्थ या दुरुस्त रखते हैं, ठीक है। और ये पानी में नहीं घुलते हैं और ये पाचन तंत्र क्रिया के द्वारा में परिवर्तित नहीं होते हैं, पाचन क्रिया में अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है। ये एक रेशे वाले फाइबर होते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो ये होता है गेहूं, गेहूं का चोकर हो गया, ठीक है। अजवाइन के रेशे हो गए, अजवाइन के रेशे हो गए। साबुत अनाज हो गया, साबुत अनाज हो गया, ठीक है। मक्के के छिलके हो गए, जो मक्के का बीज होता है उसके ऊपर छिलके जो होते हैं ना वो हो गए। तो ये सब क्या है? अघुलनशील आहार है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है
वो है सेलुलोज। जो सेलुलोज है वो क्या है? अघुलनशील आहार फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के दो वक्रता केंद्रों तथा प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा कहलाती है। तो एक लेंस है, इसके जो वक्रता केंद्र है दो, एक इधर साइड में हो जाएगा, एक इधर साइड में हो जाएगा, और इससे हाफ डिस्टेंस पे होती है हमारी फोकस दूरी, फोकस लेंथ। ठीक है, तो इन दो बिंदुओं, दोनों वक्रता केंद्र और जो हमारा केंद्र होता है प्रकाश की केंद्र, इससे होकर गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतियाबिंद एक बीमारी है जो खालिस्तान को प्रभावित करती है। तो मोतियाबिंद एक बीमारी होती है जो आंख को प्रभावित करती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे आंख का लेंस होता है उसमें धुंधलापन आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है और धीरे धीरे कम दिखाई देने लगता है, धीरे धीरे कम दिखाई देने लगता है। और इसका उपचार किया जाता है सर्जरी से, सर्जरी से। इसके तहत किया जाता है कि जो हमारे आँख का लेंस है उसको परिवर्तित किया जाता है कृत्रिम लेंस से, मतलब जो धुंधलापन है उस लेंस को हटा दिया जाता है, उसको कृत्रिम लेंस वहां पे लगा दिया जाता है। ठीक है, और इसको किया जाता है लेजर सर्जरी से। लेजर सर्जरी इसके लिए बहुत ही कारगर सर्जरी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आँख की बीमारी है मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत उपकरण में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा इन दो कारकों पर निर्भर करती है। तो किसी भी विद्युत उपकरण में व्यय होने वाली जो विद्युत ऊर्जा है ई, वो डिपेंड करती है उस विद्युत उपकरण की पावर रेटिंग और कितने टाइम तक वो चला है। ठीक है, तो ये हो जाता है पी इंटू टी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि उपकरण की पावर रेटिंग और वह समय जिसके लिए इसको उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।